इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पर शनिवार की देर शाम ऐसा हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद से ही जो उनके साथी छात्र हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए यहां पर अपने घरों से अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, वो धरने पर बैठे हैं। न्याय की मांग, इंसाफ की मांग की जा रही है और उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि सिस्टम का फेलियर है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उनके 3 छात्र जिसमें तान्या, श्रेया और नेविन, तीनों की मौत हो गई है। और देखिए यहां पर आप जरा अगर देख पाएंगे किस तरह से जो छात्र हैं बकायदा उनका पोस्टर लगाया गया है और उन पोस्टर के सामने लिखा गया है कि किस तरह से उनके भाई और जो बहन है वो इस हादसे में मारे गए हैं। एमसीडी को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर जो नेग्लिजेंस की बात है, लापरवाही की बात है, वो लगातार इन छात्रों की तरफ से कही जा रही है। इन छात्रों से मैं बात भी करूंगा, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर और वीडियो जो नया आया वो आपको मैं दिखा देता हूं। आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये शनिवार की शाम का वही वीडियो है जिस वक्त पानी भरना शुरू हुआ था इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में अचानक से, क्योंकि ये सड़क जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सड़क 3 से 4 फीट तक पानी से भर गई थी सिर्फ 30 मिनट की बारिश के बाद। और बहुत तेजी के साथ जो पानी है वो इस इमारत की बेसमेंट के अंदर घुसा। और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर छात्र कोचिंग सेंटर से, बेसमेंट से निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन दुखद ये कि उनमें से 3 जो छात्र हैं जिनमें से 2 छात्रा और 1 छात्र वो निकल नहीं पाए और वो इसी बेसमेंट के अंदर फंस गए थे और इसके बाद उनकी दुखद इस हादसे में मौत हो गई। ठीक इस वक्त मेरे बगल में आप जो वीडियो देख पा रहे हैं इसमें आप एक बार फिर से गौर से देखिए कैसे पानी भरता है अचानक से। शाम का 6 से 7 बजे का वक्त था शनिवार का, जब बहुत तेज बारिश हुई, ये पूरी सड़क भरी थी और उसके बाद पानी अंदर घुसता है। बहुत कम वक्त था इन छात्रों के पास कि वो निकल पाते। सुनिए किस तरह से उस वक्त आपाधापी थी, कैसी दहशत थी, आप जरा सुनिए। बच्चे ऊपर आ जाओ, सब जने बच्चों सब ऊपर आ जाओ, चलो गाइस ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बच्चे आ जाओ ऊपर जल्दी प्लीज। देखिए जैसे ही छात्रों की मौत हुई उसके बाद से गुस्सा है, उसके बाद से इन छात्रों में उबाल है, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जो लापरवाही है, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, सबकी लापरवाही। जो यहाँ से विधायक है दुर्गेश पाठक, उनको लेकर भी लगातार जो गुस्सा है, लापरवाही की बात, आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने का काम किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये जो कोचिंग सेंटर है जो आप देख पा रहे हैं, राउज आईएएस स्टडी सेंटर, इसको लेकर भी एनओसी की बात तो सामने आई, लेकिन उस एनओसी में यह साफ कहा गया कि नीचे सिर्फ कुछ सामान रखने की और लिफ्ट को लेकर इजाजत दी गई थी, लेकिन लाइब्रेरी यहां पर बना दी गई और इसी के बाद यह हादसा हुआ। और छात्रों की तरफ से क्या कहा गया है यह भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए छात्रों की तरफ से जो बयान है, जो पहले हमने बातचीत की, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं छात्रों के साथ मौजूद हूं, आप बताइए 2 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हुई है, क्या लग रहा है, क्या वो गिरफ्तारियां काफी हैं? नहीं, वो हमें पता चलना चाहिए कि गिरफ्तारी काफ़ी बिल्कुल भी नहीं किया। उसके लिए और भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे, जरूरी नहीं कि 2 ही लोग हों, तो सबके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसकी लापरवाही है? देखो जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, वाटर लॉगिंग हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल उनकी डेथ्स के लिए, एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है। इस सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ 2-3 लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे इन्होंने कहा कि अनबायस्ड तरह से एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जुडिशरी का डिसीजन जो आता है हम उसका समर्थन देंगे, पर अनबायस्ड तरह से वो प्रोसीजर पढ़ना। आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अनबायस्ड तरीके से यहाँ पर इंसाफ हो पाएगा? जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अनबायस्ड तरीके से पूरा न्याय मिलेगा, और अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग साथ हैं। अच्छा, कल हमने कुछ सियासी बयानबाजी भी यहाँ पर देखी थी, उसमें हमने बांसुरी स्वराज को देखा, उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ से विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें कंप्लेन की गई थी वाटर लॉगिंग को लेकर, हालात खराब है, लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं गया और इसके बाद ये हादसा हो गया। आपको लगता है कि यहाँ से विधायक हो, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, मैं एक विशेष पॉइंट पहले देखिए, एमसीडी, दिल्ली सरकार, हर कोई इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। सारे स्टेक होल्डर्स जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे सब जिम्मेदार हैं।
अब जैसे अभी 26 जून को एक बच्चे द्वारा यहाँ कंप्लेन की गई राव IAS की इलीगल जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उसको लेकर के, MCD ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, MCD ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर हरीश में थोड़ा सा साइड हो जाए, दिखाना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफ से ताकि कोई भी यहाँ पर आना जा पाए। और यहाँ पर देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक सामने आप देख पा रहे हो कल वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र भी आ गए थे, करीब 30 छात्रों को डिटेन किया गया था, हालांकि बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया था। और आप देखिए ये वही, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही कोचिंग सेंटर, थोड़ा सा पास आइए और ये आप नजर आ रहा है एक वीडियो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला है जिसमें आप देख पाएंगे कैसे जो पानी है वो इस बैरिकेडिंग से आधे से भी ज्यादा हाइट तक भरा हुआ था और बहुत तेजी से वो पानी अंदर भरता है। वो वीडियो में चाहूंगा PCR आप उस वीडियो को दिखाइए कि कैसे जो शनिवार की शाम को बारिश हुई है उसके बाद ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है और सिर्फ 30 मिनट की बारिश के बाद ये हाल था। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर बारिश 1-1.5 घंटा हो जाती तो क्या होता। अंदर जो मौजूद थे छात्र, करीब 35 से 40 छात्र मौजूद थे। हमने कुछ छात्रों से बात की, उनका कहना है कि अमूमन और ज्यादा छात्र होते हैं। आप इस वीडियो को जरा देखिए, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक थार गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है, ठेला आपको नजर आ रहा है पूरा डूबा हुआ है। और जैसे ही थार गाड़ी निकलती है इसके बाद बहुत तेजी से जो पानी है वो प्रेशर पूरे दबाव के साथ वो इस इमारत की तरफ बढ़ता है। और फिर ये स्टूडेंट्स का कहना है कि उसी पानी के दबाव की वजह से जो कांच है वो टूट गया और इसके बाद हजारों लीटर जो पानी है वो इसके बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक भर गया। पुनीत भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही, क्या कार्रवाई की गई है, क्या पता चल पा रहा है आपको? देखिए, कार्रवाई तो पुलिस ने बाद में की है, लेकिन इससे पहले MCD की लापरवाही की वजह से 3 IAS एस्पिरेंट्स की जान चली गई है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जो इन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें कोचिंग के ऑनर और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग शामिल, अभिषेक और देशपाल उनके नाम है। फिलहाल MCD ने भी अपने जो गलती थी उसको छुपाने के लिए कार्रवाई करने की बात कही और 13 कोचिंग सेंटर्स जिनमें बेसमेंट है और जो इलीगली बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, अलग अलग तरीकों से किया जा रहा था, उन सभी बेसमेंट्स को कल छापा मारने के बाद सील किया है। 13 ऐसे IAS के कोचिंग देने वाले सेंटर हैं जिसके बेसमेंट को कल MCD ने सील किया है। तो कार्रवाई की बात जरूर कर रही जा रही है, लेकिन इसके अलावा जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर तकरीबन 4 फुट पानी था जब बच्चे डूबकर मरे, तो उसके बाद आसपास के नालों को भी साफ करने का जो MCD ने कार्रवाई की थी वो भी की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में MCD कब तक इस तरीके से लापरवाही करेगी। अगर 20 से 25 मिनट की बारिश होती है और ऐसे में 3 से 4 फीट का पानी चौड़ी सड़कों पर। अच्छा, कल हमने बांसुरी स्वराज को सुना पुनीत, कल बांसुरी स्वराज को हमने सुना। मैं आपके पास आऊंगा पुनीत, आपके पास आता और जानकारी लेता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं छात्रों के पास जाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, मैं छात्रों के पास आ रहा हूं। एक बात बताइए कि अभी कल कई नेता आए थे यहां पर, उन नेताओं के आने के बाद आपको लग रहा है आपकी जो डिमांड्स है, जो मांगे पूरी हो पाएगी? देखिए, आप 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा ना। आप स्टूडेंट्स से बात करिए, क्योंकि हम पूरे साल भर यहाँ रहते हैं। आप हमसे पूछिए तुम्हारा क्या डिमांड्स है, तुम क्या चाहते हो, फिर हम आपसे बात करेंगे। उस तरह से एक कॉल होगा ना, सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आपसे बात की गई, आपसे बात की किसी ने? बांसुरी स्वराज आई, स्वाति मालीवाल, शैली ओबराय, ये सब आए थे, आप लोगों से बात हुई है? जी नहीं, अभी तक हमसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कोई बात नहीं करी है और हम ये चाह भी रहे हैं कि कम से कम बात हो और कम से कम जो भी व्यक्ति हमें आश्वासन देने लायक पद पर बैठा है वो आए और अपना जवाब तय करे, सुनिश्चित करे। तो पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। हमसे आए भी होंगे तो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के चले गए होंगे बिल्डिंग के सामने से। बाकी हम विद्यार्थियों से अभी तक किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि वो आए, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें और जो भी लोग इसके लिए, इस दुर्घटना के लिए दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा। कार्रवाई तो शुरू हो गई है ना, 2 की गिरफ्तारियां हो गई हैं। गिरफ्तारी से ही नहीं होगा सब। आधे घंटे की बारिश में जब ये हाल है तो बारिश अगर आज के समय में 1.5 घंटे की बारिश हो जाती है तो फिर ये
फिर उसके लिए क्या बचाव किया है एमसीडी ने? कुछ भी नहीं किया है। मैंने पहले ही बताया आपको, आसपास आप दिखाइए कीचड़ अभी तक जमा है। तो एमसीडी जब यहाँ साफ नहीं कर पाई मौका ये वारदात पर, तो बाकी तो इन्होंने क्या ही कर लिया होगा। ठीक है, कुछ और छात्रों के पास जा रहा हूं मैं। आप बताइए क्या है आपकी मांग? हमें सबसे पहले तो कैजुअलिटीज़ का नंबर ही नहीं पता कि कितने बच्चे मरे। 3 ये बोल रहे हैं, हमें लगता है 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 4 बजे सुबह तक बच्चों को निकाला जा रहा था और उनकी डेड बॉडीज लेकिन अभी तक तो 3 छात्रों की बात ही आई। ऑफिशियली सिर्फ 3 बच्चों की बात की है, तो हमें एक्चुअल कैजुअलिटीज़ का नंबर पहले पता चलना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है? ऐसे ही ये नेशनल न्यूज़ बनता है, इन कोचिंग माफिया की असलियत सामने आने लगती है, तो ये सारे एमसीडी से लेके एमएलए एमपी सब मिल के बैठे हुए हैं, जो सीधे सीधे ये डेटा छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं कि असल में कितने लोगों की मौत हुई? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। अभी तक 3 छात्रों की बात है, आपको क्या लग रहा है? आप उनके साथी, आपको लग रहा है और भी छात्रों की मौत हुई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से ये साथी लापता हैं जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। कहाँ गए? ना उनका फोन कॉल लग रहा है, ना कुछ ट्रेस हो रहा है। तो ये छुपाया क्यों जा रहा है हमें? और ये इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आप क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहा हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पब्लिक की जाए। और सर अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से एक लोगों की जान जा चुकी थी। तो उसमें ये कह रहे जांच बैठाएंगे। जांच क्या बैठानी थी सर? उसमें जो भी जेई था ये था, सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था सर। और इसके बाद सर, आप इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर नहीं सर, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में हूँ। और सर प्लस सर ये एमसीडी तो भी नहीं जागी, उस टाइम भी नहीं जागी सर। एमसीडी की लापरवाही से वो हुआ सर। फिर यहाँ पे भी एमसीडी के, तो हम चाह रहे हैं सर एमसीडी के जो कमिश्नर है वो रेजिग्नेशन दे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिस दिन सैटरडे नाइट में यहीं था पूरी रात, उस टाइम यहाँ पे जो क्या अभी यहाँ पढ़ाई करते हैं क्या? नो सर, मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करता, बट मैं पहले करता था। ठीक है, बट इसमें क्या देखा था उस दिन सैटरडे नाइट यहाँ पे ये हुआ था। 8 से 9 एम्बुलेंस आई हुई थी, ड्राइवर्स आए हुए थे यहाँ पे। मैं पूरी रात यहीं था, मैंने सब कुछ देखा था उस टाइम। बट ये 3 की के बता रहे कि 3 ही डेथ हुई है, बट वो हुई ज़्यादा हुई है। ज्यादा हुई? आप लोग ये बड़ी बात बोल रहे हैं, आपको क्या? ठीक है, चलिए। तो आपने देखा जो छात्र है उनमें काफी गुस्सा है, इंसाफ की तो मांग कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी तरफ से एक नई बात कही जा रही कि बहुत सारे ऐसे उनके साथी छात्र हैं जिनके बारे में पता नहीं किया जा रहा, उनका पता भी लगाना चाहिए। एक बार फिर से रुक करते स्टूडियो का, सुरभि आपके पास। शुक्रिया करुणा इस वक्त उन छात्रों के साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और अपनी मांगों के तहत जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली के इस इलाके में प्रदर्शन हो रहा है, इसी बड़ी खबर की सीधी तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता रहेगा। लेकिन अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बारिश और बाढ़ से जुड़ी भी बड़ी खबर है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अब आपको बता दें भागीरथी नदी उफान पर आ गई है। और गंगोत्री में भागीरथी का रौद्र रूप कैसे देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के रौद्र रूप की एक तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे पानी के प्रहार से कोहरा मचा हुआ है। नदी का ये रौद्र रूप खौफ से भर देने वाला है। उत्तरकाशी में हालात कितने खौफनाक हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा। नदी में इतना पानी भर गया है कि भगीरथ शिला, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर और किनारे पर बने स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। घाटों पर बनी कच्ची दुकानों में भी नदी का पानी घुस गया, जिससे दुकानों में रखा सामान भी नदी की तेज धारा के साथ बहने लगा। नदी के तेज बहाव में शारदा कुटिया भी बह गई। उत्तरकाशी में हालात इसलिए भी खतरनाक हो गए हैं कि पानी की रफ्तार बहुत तेज है और अब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं और एहतियात के तौर पर घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इन दिनों कांवड़ चल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए गंगोत्री पहुंच रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है, श्रद्धालुओं को नदी के तट पर जाने से रोक रहा है। लगातार माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ और बारिश ने कैसे कोहराम मचा रखा है। कोल्हापुर के ज्यादातर इलाके आसमानी आफत का कैसे कहर झेल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार हो रही बारिश ने कोल्हापुर के लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। भारी बारिश के कारण ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ये नदी नहीं है, न ही कोई तालाब है। ये तस्वीरें बाढ़ के पानी में डूबी कोल्हापुर की सड़कों की है। कोल्हापुर में ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जो वाटर लॉगिंग की चपेट में न हो, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव नहीं मचाया हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से पंचगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही हैं। कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं।
बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने तांडव मचा रखा है और मध्य प्रदेश का रतलाम कुदरत के प्रचंड प्रकोप से कैसे थर्रा उठा, देखिए। लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने देश के कई राज्यों को जलमग्न होने पर मजबूर कर दिया। कुदरत के प्रचंड प्रकोप के आगे लोग बेबस हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां भारी बारिश के बाद बाबा केदारेश्वर का बरसाती झरना उफान पर है। मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में घुटने तक पानी लग गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रतलाम के रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा बाबा केदारेश्वर के इस बरसाती झरने में आए उफान को देखकर लगाया जा सकता है, जहां कई फीट पानी भरा है और तेज बहाव में झरने का पानी बह रहा है। तेज बारिश से रतलाम के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। रतलाम शहर के ये वही इलाके हैं जहां हर बार तेज बारिश में जल भराव हो जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जहां देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से तबाही मची है, वहीं छत्तीसगढ़ और गुजरात के वाटरफॉल देखने के लिए भी लोगों की कैसे भीड़ जुट रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खूब बारिश हो रही है। मानसून के दस्तक के बाद से यहाँ जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से बस्तर का तीरथगढ़ वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बस्तर में इस बार जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, जो वाटरफॉल की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। वाटरफॉल देखने बड़ी संख्या में सैलानी बस्तर आ रहे हैं। इनमें स्थानीय के साथ साथ बाहर से आए सैलानी भी हैं। इन दिनों सैलानियों की संख्या काफी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तीरथगढ़ वाटरफॉल में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है, जो किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है। तेज बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सैलानी मानने को तैयार नहीं है। गुजरात के डांग का गीरा वाटरफॉल भी पूरे उफान पर है। ये 75 फीट ऊंचा वाटरफॉल है, जो कापरी नदी से निकलता है और अंबिका नदी में गिरता है। इस वाटरफॉल को देखने दूर दूर से सैलानी डांग आ रहे हैं। डांग आने वाले सैलानियों की संख्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। चीन में भी कुदरत जमकर तबाही मचा रही है और आसमान से बरसती आफत में चीन के कई इलाके भी डूब गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में मची है। बाढ़ के रौद्र रूप की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मध्य चीन की हैं। तूफानी स्पीड से बेकाबू सैलाब पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। बाढ़ से मची तबाही के बीच दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की घटना दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई। बाढ़ बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही फुजियान प्रांत में मचाई है। यहाँ गाँव के गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अकेले फुजियान प्रांत में बाढ़ बारिश से 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की तस्वीरें शंघाई की हैं। शंघाई में जल प्रलय जैसे हालात हैं। यहाँ बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें चीन के चाओझू शहर की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ बाढ़ आ गई, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। बाढ़ बारिश के बीच पूर्वी चीन पर गेमी तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए कई प्रांत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज की एक और बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज इस पर फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानती याचिका का विरोध करते हुए अफसरों के साथ उनकी गहरी सांठगांठ का आरोप लगाया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दाखिल दोनों मामलों में जमानत की मांग की है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
वहीं जमीन घोटाला केस में आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। सोरेन के खिलाफ बड़गाई अंचल में करीब 9 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज भी दोनों सदन में बजट पर बहस होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दोपहर बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस सांसदों ने राहुल से अपील की है कि बजट जैसे मसले पर नहीं बोलने के फैसले पर पुनर्विचार करिए। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको बोलना ही चाहिए। पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक में कहा था कि मैं संसद के विशेष सत्र में बोल चुका हूं, इसलिए हर बार मैं ही न बोलूं बल्कि रोटेशन के आधार पर सभी को मौका मिलना चाहिए। राहुल के इस बात को लेकर अब पार्टी सांसदों का कहना है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बोलने से प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनका बोलना जरूरी है। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है। बजट सत्र से पहले संसद के विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सत्ताधारी पार्टी पर हिंदू धर्म में हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। इस बीच संसद में आज दिल्ली में 3 छात्रों की मौत का मुद्दा भी उठाने की बात कही गई है। तो वहीं नीट और अग्निवीर मामले में भी हंगामा जारी रहने के आसार हैं। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा करने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया और कहा कि वो सदन में शालीनता और संसदीय मर्यादा के साथ अपना पक्ष रखें। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदेश में सूखा, बाढ़ की विभीषिका और अघोषित बिजली कटौती समेत जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनने और उचित कार्रवाई की मांग की। कल ही लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में माता प्रसाद पांडे को विधायक दल का नेता चुना गया और फिर विधानसभा में नेता विपक्ष नियुक्त किया गया। माता प्रसाद को अखिलेश यादव की जगह नेता विपक्ष की कमान मिली है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा की? उन्होंने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में केंद्र की योजनाओं को लेकर क्या कहा? इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी योजना सोच समझकर और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर तैयार करती है। ऐसे में उसमें कोई फेरबदल, जोड़ घटाना ना करें। पीएम ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को अपने अपने राज्यों में लागू करने की कोशिश करें और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र के प्रयासों में कोई मिलावट न करें। पीएम ने कहा कि जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने और अंतिम व्यक्ति तक उसे पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बात कही। यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की नसीहत दे डाली। पीएम ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी इसमें सहयोग लें, पर ध्यान रहे कि गलत लोग इसका लाभ न उठाएं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ये बातें कही, जिसमें पार्टी के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उप मुख्यमंत्रियों ने 2 दिनों तक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक कर लोक कल्याण, विकसित भारत और जनता से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर मंथन किया। राजस्थान में दौसा के जेल में कैद दार्जिलिंग के कैदी ने राजस्थान के सीएम को फोन पर धमकी दी थी। इसके बाद जेल अधिकारियों पर गाज गिरी। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी भरा फोन आने के बाद दौसा जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फोन करने वाले कैदी नीमो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जेल में 10 मोबाइल फोन मिलने के बाद डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने जेल अधीक्षक कैलाश शर्मा, जेलर बिहारी लाल और जेल प्रहरी अवधेश को सस्पेंड कर दिया है। तो पहले जो हमारा थर्ड पर्सन था उसको हमने सबसे पहले लोकेट करने का प्रयास किया, भाई ये मोबाइल नंबर कहाँ संचालित हो रहा है। उसकी हमने लोकेशन निकाली। लोकेशन हमारी अमुक बैरक के सामने, उस बैरक से हमने उस आदमी को दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उसके पास से पोजीशन से मोबाइल रिकवर किया
और उस आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने धमकी देने के आरोप में दार्जिलिंग निवासी कैदी नीमो पर 3 केस दर्ज किए हैं। नीमो ने 100 नंबर कंट्रोल रूम में फोन कर राजस्थान के सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना की जांच का जिम्मा जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की अगुवाई में किया जा रहा है। फोन करने वाले कैदी से पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल फोन मिले हैं, जिससे साफ है कि जेल में कैदियों को जो सुविधा दी जा रही है उसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत है। मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप को बंदूक की नोक पर लूट लिया गया, जिसके बाद आरोपी आसानी से फरार हो गए। 3 लोग ज्वेलर्स की दुकान में दाखिल हुए। एक ने अंदर आते ही फायरिंग कर दी। दुकान के कर्मचारी दहशत में आ गए। एक लुटेरे ने सबसे पहले उनके मोबाइल फोन लिए। लूट की तस्वीर नवी मुंबई के खारघर की है, जहां फिल्मी स्टाइल में एक जेवर की दुकान में लूट को अंजाम दिया गया। एक लुटेरा हवा में गन लहराता रहा और दूसरा शीशा तोड़ता रहा, जेवर समेटता रहा। इस बीच दहशत में आया एक कर्मचारी गले से पैसे निकाल कर देता रहा। 1 मिनट 42 सेकंड तक दुकान के अंदर लूटपाट करने के बाद तीनों बदमाश बाहर निकल गए। जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने बचने के लिए यहां भी फायरिंग की और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गए। अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। तीनों ने हेलमेट पहन रखा था, एक ही तरह के लिबास में थे। दुकान पर हमले के बाद खारघर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और महाराष्ट्र के पालघर से एक ऐसी खबर आई है जो महिलाओं को सचेत करने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में आया फिरोज शेख पहले महिलाओं से दोस्ती करता था, फिर प्यार का नाटक, उसके बाद शादी और फिर दुल्हन के गहने और पैसे लूटकर फरार हो जाता था। अब आप ये भी सुनकर और हैरान होंगे कि इसने 1-2 नहीं बल्कि 25 शादियां की हैं। ये शादी.com पर जो जोहर से महिला है उनके साथ शादी करने का बहाना करके उनको अपने ट्रैप में फंसाता था और उनसे शादी करता था और शादी होने के बाद उनसे पैसा और गहना लेके भाग जाता था। महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार फिरोज शेख कभी रहीम बन जाता था, कभी अनवर नाम रखता था, तो कभी सुरेंद्र बनकर मजबूर या तलाकशुदा महिलाओं से शादी करता था। कम से कम 3.5 लाख का मुद्देमाल जो है हमने जब्त किया है। उसमें महिलाओं का ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक और गोल्ड का ऑर्नामेंट्स भी हमने इससे जब्त किया है। और दिल्ली कोचिंग हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां MCD को नोटिस जारी करेगी दिल्ली पुलिस और MCD अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ। तो जिस तरीके से लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां MCD को नोटिस दिल्ली पुलिस जारी करेगी और MCD अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल जानकारी इस बारे में? हमारे सहयोगी लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले पे अब एक के बाद एक वीडियो भी सामने आ रहे हैं। TV9 इस वक्त भी छात्रों के भी संपर्क में है, क्योंकि छात्रों के साथ अब से थोड़ी देर पहले हादसे वाली जगह पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग और उनकी पूरी मामले को लेकर जारी जांच को लेकर नाराजगी पर भी मेरे सहयोगी करना उनसे बात कर रहे थे। वहीं हमारे तमाम सहयोगी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं, जिसके तहत आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली कोचिंग हादसे में खबर यह है कि अब MCD को दिल्ली पुलिस नोटिस जारी करेगी और MCD अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकती है। हालांकि कोचिंग हादसे में लगातार मामले की जांच के साथ साथ तमाम वीडियोस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, इन वीडियोस के आधार पर भी किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके बारे में भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। साथ ही इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, क्योंकि अब जिस तरीके से हादसे की सबसे बड़ी गवाही के तहत ये वीडियो सामने आ रहे हैं, वहीं पूरे मामले की जांच को लेकर भी बड़े अपडेट हैं। हालांकि जिस तरीके से छात्रों की तरफ से इस पूरे मामले की जांच को लेकर मांग की जा रही है, FIR की कॉपी छात्रों को सौंपी जाए, ये मांग भी की गई है, मुआवजे की जानकारी दी जाए, छात्रों की सुरक्षा के लिए नियम बने, ये छात्रों की तरफ से की जा रही मांग को लेकर तो जानकारी हमने आपको दी, लेकिन मामले पर जारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस MCD को भी नोटिस जारी कर सकती है। ओवर टू यू जितेंद्र, बताएं।
बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली पुलिस ने बकायदा इस केस को लेकर एफआईआर दर्ज की और अब अपनी तफ्तीश दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जांच के रडार पर आएंगी तमाम सिविक बॉडियां जो इस केस से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एमसीडी के अधिकारियों को, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उस इलाके से, उन सभी को बकायदा दिल्ली पुलिस अब नोटिस सर्व करने की तैयारी कर रही है। सभी के ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज होंगे और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस मामले के लिए या फिर कहें इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो अन्य हो, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जितनी भी सिविक बॉडी है सबके खिलाफ सख्ती से पेश आने का मन पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने बना लिया और सभी को अब नोटिस सर्व किया जाएगा। जी, मामले की जांच पर नजर बनाए रखे जितेंद्र, आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे जानकारी। शुक्रिया। अब आपको इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली में धरने पर बैठे छात्रों ने बड़ा दावा किया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। TV9 से बातचीत में इन छात्रों ने कहा कि हमारे कुछ और साथी भी लापता हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो कैजुअलिटीज़ का नंबर ही नहीं पता कि कितने बच्चे मरे। 3 ये बोल रहे हैं, हमें लगता है 3 से ज़्यादा बच्चे। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 4 बजे सुबह तक बच्चों को निकाला जा रहा था और उनकी डेड बॉडीज निकाली। लेकिन अभी तक तो 3 छात्रों की बात ही आई। ऑफिशियली सिर्फ 3 बच्चों की बात की है, तो हमें एक्चुअल कैजुअलिटीज़ का नंबर पहले पता चलना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है? ऐसे ही नेशनल न्यूज़ बनता है, इन कोचिंग माफिया की असलियत सामने आने लगती है, तो ये सारे MCD से लेके MLA MP सब मिल के बैठे हुए हैं जो सीधे सीधे ये डेटा छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं कि असल में कितने लोगों की मौत हुई? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा। आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। अभी तक 3 छात्रों की बात है, आपको क्या लग रहा है? आप उनके साथ ही, आपको लग रहा है और भी छात्रों की मौत हुई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से ये साथी लापता हैं जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। कहाँ गए? ना उनका फोन कॉल लग रहा है, ना कुछ ट्रेस हो रहा है। तो ये छुपाया क्यों जा रहा है हमें? और ये इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आप क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहा हूँ कि जो CCTV फुटेज है वो पब्लिक की जाए। और सर अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से एक लोगों की जान जा चुकी थी। तो उसमें ये कह रहे जांच बैठाएंगे। जांच क्या बैठानी थी सर? उसमें जो भी यही था, ये था, सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था सर। और अब आपको दिल्ली कोचिंग हादसे की एक और तस्वीर, नया वीडियो दिखाते हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, ये देखिए तस्वीर। छात्र भी निकलते हुए इसमें नजर आ रहे हैं, एक ठेले वाला भी जा रहा है। तभी अचानक एक गाड़ी वहां से गुजरती है। थार कार को जरा इन तस्वीरों में आप देखिएगा, जो वहां से गुजरती हुई नजर आएगी। और उसके गुजरते ही पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया कि गेट तक टूट गया। इस बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अब खबर पेरिस ओलंपिक की है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है और स्टार शूटर मनु भाकर ने यह मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारत के लिए सबसे अच्छी खबर शूटिंग से आई, जब मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल का ब्रॉन्ज अपने नाम किया। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला है। मनु ने 12 साल बाद शूटिंग में भारत को मेडल दिलाया है। रमिता जिंदल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। आज दोपहर 1 बजे इस इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। 10 मीटर एयर राइफल मेंस क्वालिफिकेशन में अर्जुन बबूता ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी इवेंट में संदीप सिंह 12वें स्थान पर रहे। वहीं शीर्ष भारतीय शटलर PV सिंधु ने महिला एकल ग्रुप में अपने पहले मैच में मालदीव की फातिमत नबाहा पर 21-9, 21-6 की आसान जीत के साथ अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत की। वहीं मुक्केबाज निकत जरीन ने अपने ओलंपिक डेब्यू में पहला मुकाबला जीता और महिलाओं के 50 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई, जहां उनका सामना मौजूदा 52 किलो विश्व चैंपियन वू यू से होगा। कल टेबल टेनिस में 4 भारतीय खिलाड़ी मैदान में थे, जहां श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा ने महिला एकल राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की की। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके बधाई दी। सुनिए PM मोदी और मनु भाकर के बीच बातचीत के कुछ अंश। ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो। अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे पॉइंट 1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर।
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये टीवी कितना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उनके अपनों ने विद्रोह कर दिया है और दमन और अत्याचार के खिलाफ ग्वादर पहुंचे हजारों लोगों पर फिर से कैसे गोलियां बरसाई गई, देखिए। पाकिस्तानी फोर्स उन गाड़ियों के टायर पर फायरिंग कर रही है जिसमें सवार बलोच ग्वादर कूच कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बलूचों के हौसले नहीं तोड़ पाए और गोलियों की बौछार को चीरते हुए हजारों लोग ग्वादर पहुंच गए। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन पर फिर से कहर बरपाया गया, उन पर फिर से गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तानी फोर्स ने सभा में शामिल लोगों पर गोलियां बरसाई। ग्वादर में बलोच नेशनल गैदरिंग कार्यक्रम में शामिल हुए बलूचिस्तानी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, जिन पर जगह जगह गोलियां बरसाई जा रही हैं। बलूच राष्ट्रीय सभा लंबे अरसे से बलूचों के नरसंहार और परियोजनाओं की आड़ में बलूचों के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाती रही है। बलूचों को सुरक्षा के नाम पर जेलों में डाला जा रहा है। इसी दमन के खिलाफ बलूच संगठनों ने रविवार को ग्वादर पहुंचने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं चाहते कि ये लोग ग्वादर पहुंचे, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो इन्हें रोक नहीं पाए।